everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उस चैप्टर का ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, तो ब्रॉडली समझा दिया था कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. बार्टर सिस्टम भी हमने समझ लिया और ये देख लिया था कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं हम वो उठा रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो जैसे आप अभी तक जितना पढ़ा उससे ही एनालाइज करोगे ना कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या हो रहा है आपको, कि नेशंस अक्रॉस बाउंड्रीज क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. तो आज जिस स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब बटन दबाओ, पैसे इधर से उधर, सामान भी आ जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है. क्या हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा ही हो रहा था? नहीं. पहले इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपेंसिव सामान ले ही नहीं जाते थे, बहुत रिस्क नहीं लेने का भाई. क्यों? क्योंकि पहले उतना सेफ नहीं था एनवायरमेंट. पहले होता कैसा था इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो सिल्क रूट के बाद में जैसे यूरोपियंस निकल के गए, उन्होंने यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाए, उन कॉलोनीज के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया गया था. फिर क्या होता है उसके बाद में, जैसे इकोनॉमिक्स को और ओपन किया, लिबरलाइज किया, जो आपकी बुक में नहीं है वहां तक सोचने पर मैं मजबूर करता हूं. जैसे फिर आप देखोगे कि कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, फिर एक बार क्लोजर्स देखने को मिले. जो ग्लोबलाइजेशन था तो वो एंटी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला. तो ये पूरी जो कहानी बताई, तो ये क्या है, ये ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री है. मतलब कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, उसका अपना खुद का एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है कि हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वही चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वही चीज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. तो ट्रेड इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, वेरी ऑब्वियस. ठीक है कि ट्रेड इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, इधर से उधर जाएगा. आलू लेके जाना तो आलू के पैर नहीं निकलेंगे कि वो दौड़ के जाएगा, उसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा. ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि एंशिएंट टाइम्स में ट्रांसपोर्टिंग लेकिन बहुत रिस्की था. ट्रेड में ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, लेकिन एंशिएंट टाइम में आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, बहुत रिस्की था. क्यों रिस्की था? देखो, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर उतना स्ट्रिक्ट नहीं था. एंशिएंट टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखेंगे तो नेचर की जो मार थी वो भी बहुत जोर से पड़ती थी. मतलब नेचर बहुत एक्सट्रीम्स में रहता था ना उस समय पे. क्या था? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन नहीं था. कनेक्ट करते चलना, तो वो भी था. फिर उसके बाद में क्या होता था कि जैसे चोरी हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, ये सारी चीजें होती थी. फाइन, ये सारी चीजें होती थी. तो पहले ट्रेड लोकल लेवल पे होता था. लोकल लेवल पे ऐसा होता था कि अगर तुम्हें गेहूं चाहिए तो वो वहां प्रोड्यूस हो रहा है तो खा लो, नहीं तो बाजरे की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, खुश रहो. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत रिस्की था और ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट था टू अ लार्ज एक्सटेंट. देयरफॉर ट्रेड वाज लिमिटेड टू लोकल मार्केट एंड ओनली लग्जरी आइटम्स वर ट्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. लेकिन जैसा वैसे नहीं होता जिनके पास खूब पैसा है तो पैसे क्या करना है, तो वो इतना रिस्क लेते थे कि लग्जरी आइटम, जैसे किसी को किसी प्रकार के ज्वेलरीज, किसी प्रकार का कपड़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि चिंट्स हो गया, मुस्लिन हो गया, तो इंडिया की जो फाइन क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स थे तो वो ले जाए जाते थे बाहर दूसरे देशों में भी. ठीक है, मखमल आता था बांग्लादेश से, ढाका से मखमल जाता था. ठीक है, सिल्क चाइना से आ जाता था. तो जो लग्जरी आइटम्स थे उनका ट्रेड होता था. एसेंशियल आइटम जो थे, अनाज वगैरह, तो वो लोकल लेवल पे ट्रेड होते थे. ठीक है, तो इस तरह से पहले ट्रेड जो था, तो आप क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक कमोडिटीज में ही ट्रेड होता था. एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट का एग्जांपल दिया गया है. सिल्क रूट क्या है भाई साहब? कोई ये नहीं बोलेगा कि सिल्क रूट सर रास्ते पे एकदम सिल्क बिछा दी थी. नहीं, सिल्क रूट मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा था हमारा, कौन सा, कि ये चाइना से, जैसे लगा के देखोगे, चाइना से पूरा यूरोप तक जो गए हैं. ठीक है, तो वो जमीन के रास्ते भी गए हैं, समुद्र के रास्ते भी गए हैं. ठीक है, तो ये जो पूरा रूट था ये सिल्क रूट था. सिल्क रूट क्यों था? क्योंकि प्रोमिनेंटली यहां से चाइना से सिल्क यूरोप तक पहुंचता था, इंडिया से स्पाइसेस इसी रास्ते से जाते थे. तो वो मतलब कार्गोज ऑफ सिल्क्स वर बीइंग ट्रेडेड, इसी से उसका नाम सिल्क रूट पड़ा था. तो दिस सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना अलोंग द 6000 किलोमीटर रूट. ठीक है, 6000 किलोमीटर लंबा रूट जो है, तो इस 6000 किलोमीटर लंबे रूट को आप क्या देख रहे हैं कि सिल्क रूट के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है. ठीक है, और ये जो सिल्क रूट है, तो ये सिल्क रूट पे मतलब जो होता है ना एंशिएंट टाइम की लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी को ये दर्शाता है. और यहां से आप क्या देख लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड वाली चीज. हिस्टोरिकली अगर देखें इवोल्यूशन, तो सिल्क रूट के थ्रू पहले इंटरनेशनल ट्रेड होता था. क्या ले जाते थे यहां से, तो दी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क चाइना से ले जाते थे.
रोमन वुल, ठीक है, तो ये रोमन एम्पायर जो था, ठीक है, यूरोप में, यहां से आप जैसे देखते हो रोमन वुल आता था, प्रीशियस मेटल्स एंड मेनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, ठीक है, तो प्रीशियस मेटल्स हो गए, यहाँ स्कल्पचर्स वगैरह ले जाए जाते थे, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जैसे स्पाइसेस बता रहा हूं मैं, यूरोपियंस को क्या खाते आता था, उबाल उबाल के खाते थे, मसाला हमारे यहां से ले गए तब तो उन्होंने खाना सीखा, ठीक है, और हमें बताते हैं मेडिटेरेनियन डिश, ठीक है, तो पर्शिया और सेंट्रल एशिया से इन सारी जगह से क्या इंपॉर्टेंट सामान, जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वहां वहां से वो सामान इन रास्तों से ट्रेड होता था, ठीक है, इन रास्तों से ट्रेड होता था। फिर क्या हुआ, फिर जैसे देखोगे 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, और रोमन एम्पायर के डिक्लाइन डिसइंटीग्रेशन के साथ में रोमन एम्पायर जब अपने पीक पे था तो रोमन एम्पायर इंटरनेशनल ट्रेड को अपने हिसाब से कह सकते हैं कि मैनिपुलेट कर रहा था सारी चीजें, ठीक है। अब जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अब क्या है, वो राजाशाही वाली चीजें खत्म हो गई थी, अब इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आप देखेंगे रेनेसा आया यूरोप में, रेनेसा लोगों के अंदर चेतना आई, और उस चेतना के इस्तेमाल से लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना शुरू करी, तो उन इंडस्ट्रीज के लगाने से क्या था कि यूरोपियन कॉमर्स वेंट अप, यूरोप में कॉमर्स, कॉमर्स इन द सेंस कि वो नहीं वो आपका दोस्त जिसने सब्जेक्ट लिया है, यूरोपियन कॉमर्स से मेरा तात्पर्य ये है कि यूरोप में अब लोग ट्रेड करने लगे, सामान इसकी टोपी उसके सर करने लगे, तो यूरोपियन कॉमर्स इंक्रीज हुआ, और यूरोपियन कॉमर्स के इंक्रीज होने से आपको एक चीज ये भी देखने को मिली कि अब जो यूरोपियंस थे ना उन्हें किक मिलने लगी थी, किस चीज की, कुछ नहीं करते थे, जहाज समुद्र में उतार देते थे, सामान भरते थे, बोलते कि कहीं टकराएंगे उसको बेच के आ जाएंगे, वहां से कुछ सामान ले आएंगे यूरोप में बेच देंगे, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन यूरोपियन कॉमर्स देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन गोइंग वॉरशिप, ठीक है, ओशियन गोइंग वॉरशिप, कनकेस्ट के लिए भी, लोगों को हराने के लिए भी जाते थे वो लोग, यूरोपियंस अपना सामान बेचने जाते थे, नई जगह डिस्कवर करते थे, नई जगह से सामान लेके आते थे। तो आपको जैसा क्या देखने को मिलेगा कि जो ओशियंस वर क्रिस क्रॉस्ड विद द बजलिंग शिप्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, यूरोपियन शिप्स, तो पोर्टुगीज निकल आए, स्पेनिश निकल आए, ब्रिटेन से लोग निकल आए, तो सारे लोग कूद पड़े समुद्र में अपने अपने जहाज लेके, ठीक है। तो ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रू, और इसी के चलते क्या होता है कि वो यूरोपियंस एशिया आते थे, एशिया में मैंने बताया ना यहाँ से मसाला लेके जाते थे, एशिया आते थे, यहाँ से वैरायटी ऑफ फाइन क्लोथ्स लेके जाते थे और यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे। तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। तो दिस इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज रिटन, कि वो सिल्क रूट से यूरोपियन कॉमर्स के एक्सपेंशन के साथ, अब क्या है कि जैसे वो थे क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी निकले थे इंडिया ढूंढने, टकरा गए अमेरिका से, उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी कर ली, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अमेरिकाज वर डिस्कवर्ड, अमेरिकाज मतलब कि वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अमेरिकन आइलैंड्स, ये सब मिलके अमेरिकाज होगा। तो अमेरिका को डिस्कवर करा क्रिस्टोफर कोलंबस ने, अमेरिका में लोग जाके बसने लगे, वहां से सामान यूरोप आने लगा, तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड इवॉल्व हो रहा था। 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 15th सेंचुरी जैसे देखें, अब यूरोप और स्टेबल हो गया है। यूरोप और स्टेबल कैसे हो गया कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे है, अब वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो अब वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म बिगिन एंड अलोंग विद ट्रेड ऑफ एक्सोटिक कमोडिटीज, ठीक है। तो अब क्या है कि यूरोपियन कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी तक तो यूरोपियंस क्या है कि चुपचाप जाते थे ट्रेड करने, लेकिन जब 15th सेंचुरी आ गई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है ना कैसा ग्राफ जा रहा है। अब यूरोपियंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, सुपीरियर फायर पावर था उनके पास में, साइंस एंड टेक में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया था, तो उस चीज का घमंड है उनको, और उस चीज के घमंड के चलते उन्होंने कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर दिया। अफ्रीका में लोगों को गुलाम बना लिया, ठीक है, एशिया में ले जा जाके लोगों को गुलाम बना लिया, अपनी कॉलोनीज बना ली, तो यूरोपियंस ने ऐसा अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड अलोंग विद ट्रेड ऑफ एक्सोटिक कमोडिटीज, तो जैसे क्या होता था कि इंडिया में उनको दिख रहा है कि यार इंडिया में तो बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन है, तो इंडिया से ले जाने लगे कॉटन और यूरोप में बेचने लगे। तो इस तरह से मतलब बोलते ना क्या है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट वो लोगों को वहां पे यूरोप में देने लगे, इंपोर्टेड प्रोडक्ट देने लगे। अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज्ड व्हिच वाज कॉल्ड स्लेव ट्रेड, तो वो सामान के साथ साथ में एक नया ट्रेड और स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और वो कहलाया स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड क्या होता है, स्लेवरी, स्लेव ट्रेड क्या है, तो स्लेव ट्रेड से यहां पे तात्पर्य है देखो कि कंटेक्स्ट समझना, क्या हो रहा है कि दुनिया जुड़ती जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पे। आप देखोगे पहले सिल्क रूट के थ्रू दुनिया जुड़ी थी, अब लैंड रूट के साथ साथ ओशियन रूट से भी दुनिया जुड़ रही है, ठीक है। यूरोपियंस डोमिनेट कर रहे हैं और लालच बुरी वाला है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि अब यूरोपियंस ने जब कॉलोनीज बना ली अफ्रीका में, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे गुलाम है। अब उन्हें ऐसा दिख रहा है कि अफ्रीका में कॉलोनी बना ली, चलो अफ्रीका में सूखा पड़ा है, यहाँ खेती नहीं हो सकती, तो उन्होंने अमेरिका भी डिस्कवर कर लिया था।
तो उन्हें दिख रहा था कि वो अमेरिकन आइलैंड्स जो है ना, उन अमेरिकन आइलैंड्स पे क्या है, कॉफी का कल्टीवेशन हो सकता है, बनाना का कल्टीवेशन हो सकता है, क्योंकि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है। तो वो यहां से लोगों को पकड़ के ले जाएंगे अफ्रीका से और वहां पे अमेरिका के अमेरिकन आइलैंड्स पे, कैरिबियन आइलैंड्स पे खेती करवाएंगे गुलाम बनवा के, ठीक है। तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट हो रहा है। तो न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज्ड व्हिच वाज स्लेव ट्रेड, ठीक है। अभी जो स्लेव ट्रेड है क्या है, सिंपल सी चीज है। तो जो पोर्टुगीज थे, डच थे, स्पेनार्ड्स थे, मतलब स्पेन के, ठीक है, ब्रिटिश, ये सारे लोगों ने, ये सारे यूरोपियंस ने क्या किया, दे कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स। तो स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये था, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो कितने बच्चों को क्लास 9 की हिस्ट्री ध्यान है। क्या हो रहा है, ये यूरोप है, ठीक है, तो स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है। और ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अमेरिका डिस्कवर कर लिया, ठीक है। ये अमेरिका में यहाँ पे जैसे अमेरिकन आइलैंड्स वगैरह, वेस्ट इंडीज, ये सब कुछ, और ये यहाँ अफ्रीका है जैसे मान लो, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो अब ये यूरोपियंस क्या करते थे, ये यूरोपियंस ने जैसे कॉलोनिज्म के चलते यहाँ पे कैप्चर कर लिया, इस पार्ट को कैप्चर कर लिया, यहां से अफ्रीकन नेटिव्स को हष्ट पुष्ट जो रहते थे उनको उठाते थे, ठीक है, उठाते थे और वापस कहां ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे। यूरोप में उनको बेचा जाता था, जैसे बॉर्डोवेक्स, नेंटीज, ये सिटीज हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है, पोर्ट सिटीज। तो इन पोर्ट सिटीज में बेच दिया जाता था, किसको, यहां से जो नेटिव्स को पकड़ के ले गए ना, स्लेव बना के अफ्रीकन को बेच दिया जाता था। अब उनका क्या अचार बनाएंगे क्या, नहीं, उनको जो खरीदते थे ना यूरोपियंस, तो वो यूरोपियंस का मान लो यहाँ पे अमेरिका वगैरह में उनकी लैंड थी, अमेरिका वगैरह में उनके फील्ड्स थे, तो वो यूरोपियंस क्या करेंगे, इन स्लेव्स को वहां पे ले जाके पटक देंगे, बोल देंगे करो खेती यहाँ, ठीक है, गुलाम हो तुम, हमारे यहाँ पे खेती करो, और नस्लें ऐसे काम करते करते निकल जाती थी। तो ये स्लेव ट्रेड था यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, समझ गए, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। तो स्लेव ट्रेड क्या है, तो व्हेन द पोर्टुगीज, डच, स्पेनार्ड्स, ठीक है, स्पेन के लोग, ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स एंड फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड देम टू न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकाज फॉर देयर लेबर इन दी प्लांटेशन। वही कॉफी, बनाना, कोकोआ, इन प्लांटेशन फील्ड्स पे उनसे काम करवाया जाता था, क्योंकि दिखती बात है, यूरोपियंस रहे छुई मुई ठंडे एटमॉस्फेयर में रहे, उनसे कहां खेती होती, तो उन्होंने बोला स्लेव से करवाओ, वैसा, ठीक है। तो अब ये स्लेव ट्रेड चला भैया, बहुत समय तक चला, स्लेवरी चली, लेकिन फिर एक समय के बाद में जब कंसेंसस बिल्ड हुए तो समझ में भी आया कि इनह्यूमन है। तो स्लेव ट्रेड वाज ल्यूक्रेटिव बिजनेस फॉर मोर देन 200 years टिल इट वाज abolished in डेनमार्क। 1972 में डेनमार्क ने अबॉलिश करा स्लेव ट्रेड को, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में, यूनाइटेड स्टेट ने 1808 में, फ्रांस ने 1848 में। तो हर जगह अलग अलग तरह से स्लेवरी को अबॉलिश करते चले गए। लेकिन जब स्लेवरी अबॉलिश हो गई तो फिर क्या है, फिर प्लांटेशन फील्ड को वर्कर्स के द्वारा कराया जाने लगा, वर्कर्स को पैसे देना पड़ते थे। पॉइंट ये, स्लेवरी में क्या है, स्लेव्स को बंधुआ मजदूर की तरह गुलाम बना के काम करवाया जाता था, ठीक है। तो जैसे स्लेवरी खत्म हो गई, उसके बाद में इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम चलता था, तो वो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी थी। खैर उस पर जितना डिस्कस करो उतना कम पड़ जाएगा। तो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड वाज इवॉल्विंग। होता क्या है ना, 12th क्लास में मुझे थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है कि मैं इधर उधर की बातें कर सकता हूं, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बता सकता हूं आपको। 10th क्लास के बच्चों को ज्यादा बताओ तो घबराने लगते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फिर आगे बढ़े अगर, तो आगे क्या होता है कि देखा हमने सिल्क रूट से रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में यूरोपियन कॉलोनिज्म, स्लेव ट्रेड, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इवॉल्व होते जा रहा है और वर्ल्ड और क्लोजली इंटीग्रेट होते जा रहा है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब आप बोलोगे सर 3 बार से आ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप बोल रहे यूरोप। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी अलग अलग फेजेस रहे। तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा तो उसमें मर्केंटलिज्म का फेज तेज रहा था। मैं इतना जो बता रहा हूं हर चीज एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपको आंसर तो सीधा नोट्स में मिल ही रहा है कि कैसे इवॉल्व हो रहा है हिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब जैसे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीक पार्ट रहता है, जब इंडस्ट्रीज आ गई थी इफेक्टिवली यूरोप में, मैनचेस्टर में इंडस्ट्री आ गई सारी जगह, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट था, ठीक है, उस समय क्या हो गया कि डिमांड फॉर रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन्स, मीट, वुल आल्सो एक्सपेंडेड। अब आपको समझना होगा, अब इंडस्ट्रीज जो बनी ना, तो अलग अलग फेज पे, अब पहले स्लेवरी थी तो यूरोपियंस को ऐसा था कि स्लेव से काम करवाओ, वो सामान बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, खुश रहेंगे। अब स्लेवरी खत्म हो गई, अब पैसा कमाने का तरीका क्या दिख रहा था उनको कि इंडस्ट्रीज बनी है, इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स तो हमारे यहाँ ही है, लेकिन वो मतलब वो वर्कर्स को नहीं खिलाएंगे ना आप इंडस्ट्री, मतलब मशीन के अंदर वर्कर को थोड़ी डालोगे, मशीन के अंदर तो रॉ मटेरियल डालना होगा, इधर से आलू डालोगे तभी तो सोना निकलेगा। तो पॉइंट क्या है कि उन इंडस्ट्रीज में काम करवाने के लिए वर्कर्स थे, लेकिन रॉ मटेरियल भी चाहिए था। जैसे ग्रेन्स चाहिए थे, मीट चाहिए था, वुल चाहिए था, ऊन चाहिए था, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल को क्या है, प्रोसेस करते थे इंडस्ट्रीज में, उससे कुछ नया चीज बनाते थे। तो आपको समझना होगा कि रॉ मटेरियल फिर कहां से आ रहा था,
उन कॉलोनीज से आता था जिनको गुलाम बना के रखा था। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में वो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये लाइन कंफ्यूज करती है, मैं समझा देता हूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था तो उसमें रॉ मटेरियल को ट्रेड किया जाता था, लेकिन रॉ मटेरियल की मॉनेटरी वैल्यू कम थी, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब क्या है कि अगर वो ऊन ले गए तो ऊन का पैसा 2 रुपए देते थे, लेकिन वो ऊन से जब स्वेटर बन जाती थी उसकी वैल्यू 10 रुपए होती थी। और यही होता था। अब यहां पे भी 3 फेजेस हैं, समझना। ये समझ में आया, एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में भी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन रॉ मटेरियल की वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कंटेक्स्ट में कम होती थी। फाइन। अब यहां पे आपको 3 फेजेस समझना होंगे। वो 3 फेजेस क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में कैसे इंटरनेशनल ट्रेड इवॉल्व हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो थे ना, वो क्या करते थे, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, ठीक है, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट, द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। जैसे वो ये कि उन्होंने क्या है, मीट जो है, वुल जो है, ग्रेन्स जो है, कॉटन जो है, इसको अपने देश में इंपोर्ट करवा लिया। कहां से? एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया से ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कॉटन ले जाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये 16-17 सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं अपन। इंडिया से कॉटन ले गए, कॉटन को क्या ऐसे लगा लगा घूमेंगे नहीं, वो कॉटन को ले जाएंगे और उस कॉटन से कपड़ा बनाएंगे। अब कपड़ा बनाने के बाद में क्या होता था, द सेम कॉटन क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड, ठीक है, एक्सपोर्टेड द वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट्स, मतलब उस कॉटन को वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया कपड़े में, एंड दैट वाज एक्सपोर्टेड बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। और इंडिया में लाके वो कॉटन का शर्ट हमें पहना देते थे, बोले खुश रहो। अब फायदा क्या उनको, तो फायदा ये होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती थी रॉ मटेरियल की, तो हमारे यहां से कॉटन जो लेके जा रहे थे तो 2 रुपए देके गए, उधर से उन्होंने शर्ट बना के जब लाया, शर्ट पहना दिया और 10 रुपए हमसे लेते थे। ठीक है, और फिर क्या बोलते थे यूरोपियंस, दिस इज बिजनेस। ठीक है, मतलब दिस वाज द फेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वेयर यूरोपियंस और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस exploited the non-industrialized nations. How? तो they imported the primary products. फिर उसके बाद में क्या है, वैल्यू एडिशन करने के बाद में वही एक्सपोर्ट कर देते थे टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ, अब एक समय के बाद में जब ऐसा देखने को मिलता है आपको कि जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को, उतना कर लिया। ठीक है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के लेटर हाफ आते आते रीजन्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उन रीजन्स में भी इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई थी, तो वो रॉ मटेरियल वहीं के वहीं ले लेते थे, और यूरोपियंस ने भी जितना एक्सपोर्ट करना था कर लिया। अब उनकी इंटरनल डिमांड भी बहुत बढ़ गई थी, तो वो अपने इंटरनली ही सामान बेचने लगे थे, एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बिकेम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर्स। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है ना, तो अब यूरोप में ही उन्होंने जो, जैसा कह सकते हैं कि उन्होंने कॉटन क्लॉथ बनाया, तो उस कॉटन क्लॉथ से डिफरेंट डिजाइनर क्लोथ्स बना रहे, तो वो यूरोप में ही आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ, देश धीरे धीरे आजाद भी होंगे ना। और ठीक है, फिर आप जैसे देखोगे तो होता क्या है, अब ये जो हिस्ट्री चली आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड एक फेज तो इंटरनेशनल ट्रेड का ये रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का। फिर दूसरा फेज ये आता है कि अब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन अपना अपने में समझ रहे हैं, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस अपना अपने में समझ रहे हैं। और फिर तीसरा फेज जो आता है वो ये आता है कि वॉर शुरू हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो वॉर्स होती है ना, तो इन वॉर्स के चलते क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ऐसा नहीं कि आओ गले मिले, वॉर्स के समय पर सारी कंट्री चाहेगी कि हम हमारे बारे में पहले सोचे। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स वन एंड टू, कंट्रीज इंपोज ट्रेड टैक्सेस, टैक्स लगाना चालू कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्रिटेन ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ जर्मनी से सामान आए, ठीक है, तो उसने टैक्स लगा दिया कि जर्मनी हमारे यहाँ सामान ना पहुंचाए, हमसे पैसा ना कमा पाए जर्मनी, उस टाइप से। ठीक है, तो ट्रेड टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दी कि इससे ज्यादा सामान नहीं बेच सकते हो, उससे ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहली बार जो टैक्सेस का इस्तेमाल है, अभी तक ट्रेड फ्री चल रहा था, अभी तक तो कोशिश की करी थी कितना ज्यादा बेच सके, कितना ज्यादा खरीद सके। अब क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टैक्सेस, ट्रेड टैक्सेस, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड। अब जब लड़ाई खत्म हो गई ना, तो ग्लोबल लेवल पे इंटीग्रेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड तो बेनिफिशियल था। तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद में ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, तो गेट जो होती है ना, GATT जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको बाद में रीनेम करके क्या बना दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होती है जो वॉर के बाद में वापस से इंटरनेशनल ट्रेड को एसिलरेट करती है, कि जो रुक गया था ट्रेड
तेजी का रोक क्यों? क्योंकि ट्रेड होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो चीज रहती है। ठीक है, ट्रेड होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिर क्या होता है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इसी टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक सब टॉपिक दिया है जो मैंने आपको बोला था, इसके साथ ही कवर करूंगा मैं कि व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड आखिरकार एग्जिस्ट क्यों करता है, करने की क्या जरूरत है, इतना इधर से उधर सामान अपने अपने जगह अपना अपना कमाओ खाओ खुश रहो। तो अब आपको ये समझना होगा क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, ये शब्द समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ब्रिटेन में लेट्स से फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन में जिस लेवल पे मतलब बोलते हैं ना कि जितने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से रॉ कॉटन से मशीन मेड कॉटन क्लोथ बनाया जा रहा था, उतना शायद इंडिया में नहीं बना पा रहे थे, उतना शायद अमेरिका में नहीं बना पा रहे थे। तो ब्रिटेन ने जब क्या किया, कम कॉस्ट में मशीन मेड क्लोथ्स बहुत अच्छा बना दिया ना कॉटन का, तो वो ब्रिटेन का स्पेशलाइजेशन हो गया प्रोडक्शन में। अब क्या है, या तो हम अपना क्लोथ खुद बनाए, लेकिन अगर वो महंगा बन रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि ब्रिटेन से बुलवा लो ना, हम उनको रॉ कॉटन बेच देते, उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लेते। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, वही है कि जैसे आज मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, वो देखती है कि चाइना में लेबर सस्ता मिल रहा है, तो इस कारण से वो क्या करती है कि चाइना से ही असेंबल करवा लो, चाइना में असेंबलिंग प्लांट लगवा लो, वहां से प्रोडक्ट बनवा लेंगे, सॉफ्टवेयर हम हमारा यूएसए में बना लेंगे। समझ रहे हो? तो ट्रेड का ये वाला एस्पेक्ट आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन द होल प्रोडक्शन प्रोसेस, और कॉस्ट ऐसे बचती है कि अगर इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत आसानी से मिल रहा है तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज टेलीकॉलिंग का काम इंडिया में सौंप दो। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का चाइना में करवा लो। सॉफ्टवेयर यूएसए में अच्छा बन रहा है तो यूएसए में अच्छा बनवा लो सॉफ्टवेयर। तो और उसके चलते क्या है कि फिर यहां से सामान वहां, यहां से सामान वहां, और वही इंटरनेशनल ट्रेड है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। फाइन, और जहां जिस चीज का स्पेशलाइजेशन है उसको वहां कंप्लीट करके द थिंग्स आर मूव्ड फॉरवर्ड। फाइन, तो इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी, और ये स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी को ऐसे बेनिफिट पहुंचा रहा है कि कम कॉस्ट में बेहतर काम हो पा रहा है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन इन डिवीजन ऑफ लेबर, इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से, हमारे यहाँ वेबसाइट लोग सस्ते में बना देते हैं, हंसते खेलते बच्चे बना देते हैं। ठीक है, वही चीज यूएसए वगैरह में महंगी पड़ रही है। तो जब स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स का, सर्विसेज का, तो उससे वर्ल्ड इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन गिव्स राइज टू ट्रेड। अब हमारे अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है तो ये तय है कि हमारे यहां से सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और इसी कारण इंडिया में आप जिसे कहोगे तो पैसा बहुत आता है सॉफ्टवेयर के नाम से, लेकिन अब हमारे यहाँ मशीन नहीं बन रही अच्छी तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगी मशीन। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जो होगा वो this gives rise to the trade. ठीक है, thus international trade is based on the principle of comparative advantage, complementarity and transferability of goods and services. तो इंटरनेशनल ट्रेड किस चीज पर बेस्ड है, यही कि कंपैरेटिव एडवांटेज कहां मिल रहा है, जहां कंपैरेटिव एडवांटेज है तो उस तरफ ट्रेड होने लगता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो इंडिया में सॉफ्टवेयर बन गया और उसके साथ साथ में इंडिया में सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद में जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी इंडिया में आसानी से मिल जाएगी। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट यहां से हो जाएगा, हार्डवेयर वाला पार्ट चाइना से बनवा लेंगे, और कंपनी की ओनरशिप जो है, कैपिटल जो है यूएसए से लग जाएगा। तो ये ट्रेड का रूट रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट रहता है। विद टाइम जैसे अगर आप देखोगे ना, विद टाइम जैसे अगर आप देखोगे तो ट्रेड जो है, तो ट्रेड विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो और फास्टन हुआ है, वो और तेज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हो कि स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, उस स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमीज को बेनिफिट मिल रहा है, और उस बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए कोई भी देश चाहेगा ही चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वो बेनिफिट्स और ज्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाई डज द इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे जैसे अगर हम देखें तो अब आगे इसके बाद में क्या होगा कि अलग अलग आपको बेसिस देखने को मिल जाएंगे ट्रेड के। ठीक है, ट्रेड किन किन बेसिस पे हो रहा है तो वो हम आगे कवर करेंगे। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको कहां मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो है दिगराज सिंह राजपूत, तो कोई भी अपडेट वगैरह रहेगी तो यू पीपल विल गेट टू नो। ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।